16 मार्च 2022 राजस्थान के अलवर के एक छोटा सा गांव होता है तत्तारपुर। तत्तारपुर को एक छोटे से गांव को और जोड़ने के लिए एक पुल होता है जो काफ़ी पुराना देखने में लग रहा था, काफ़ी साल उसको बने हुए हो चुके थे। तो उसी पुल के नीचे एक छोटा सा यहाँ से बोरा टाइप होता है या कट्टा टाइप होता है वाइट कलर का। उसे देख कर लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो संगीत है। जैसे लोग बाग सुबह आ जा रहे थे तो उन्हीं में से एक राहगीर की दोस्तों उस पर नज़र बनती है और नज़र दोस्तों जैसी वो उसके पास पड़ती है तो उसमें से थोड़ी गंद सी आ रही थी। जैसे वो उसके पास जाता है तो जो गंद होती है और ज़्यादा यहाँ से बढ़ जाती है। उसको देख के लग रहा था इसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्षतिग्रस्त है। जैसे ये सब हो रहा था तुरंत वो दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस को सारी वारदात बताता है। जो पुलिस होती है बताए हुए स्थायी पते पर पहुँचती है। जैसे ही पुलिस पहुँचने के बाद जैसे उसको मूल खोला जाता है और खोलने के बाद दोस्तों उसमें और कुछ नहीं बल्कि एक लड़की की यहाँ से डेड बॉडी होती है, जिसको देख के लग रहा था कि ये करीबन 30 से 28 की उम्र की होगी। जब लोगों को यहाँ से पता चलता है वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि ये लड़की को पहले भी तुमने तत्तारपुर में देखा है। तो अस्थायी लोग होते हैं वो तुरंत मना कर देते हैं कि हमने इस लड़की को पहले अपने गांव या तत्तारपुर में कभी नहीं देखा, ये अलवर की या राजस्थान की हो सकती है पर हमारे इधर की तो नहीं है। जब पुलिस ये सब सारी उनसे पूछ लेती है, पुलिस यहाँ से तुरंत इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगाती है कि ये डेड बॉडी यहाँ पर कैसे आई, किसने इसको डंप किया। क्योंकि उस डेड बॉडी को देख के ये लग रहा था कि इसके साथ कुछ भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कि यहाँ से उसके पास चोट पेट या किसी भी तरह की या खून खराबा उसके साथ नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ उसको देख के लग रहा था कि इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। पुलिस यहाँ से तुरंत इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगाती है कि ये डेड बॉडी यहाँ पर कैसे आई, किसने इसको यहाँ से डंप किया है, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों करें स्टार्ट, वीडियो की तरफ जानते हैं इस केस के पीछे की सच्चाई। अब बॉडी मिलने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके जो भी आसपास के थाने होते हैं उसमें सर्कुलेट किया जाता है कि किसी तरह की कोई भी गुमशुदा की रिपोर्ट होगी तो उससे मैच कराओ, ताकि ये बॉडी का पता चल जाए कि ये बॉडी किसकी है और किसकी नहीं है। ऐसे करते करते करीबन 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। फिर दोस्तों जब अलवर में कुछ आता पता नहीं चलता, फिर ये क्या करते हैं राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है तो उसमें फ़ोटो सर्कुलेट करके देखते हैं ताकि जो भी गुमशुदा की रिपोर्ट हो इस तरीके की यहाँ से लड़की की आइडेंटिफाई हो सके और ये बॉडी को उनके परिजनों को सूचित किया जा सके। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी ये प्रोसेस किया जाता है। आखिरकार राजस्थान में भी कोई भी पुलिस के हाथों में सुराग नहीं मिलता है जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो सके ये बॉडी यहाँ पर किसकी है। ऐसे करते करते दोस्तों पुलिस को भी ये लग रहा था कि ये बॉडी यहाँ तो राजस्थान ना अलवर और ना ही करतारपुर की तो नहीं है, ये ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी किसी अदर राज्य की हो या डिस्ट्रिक्ट की हो, जिससे कि ये बॉडी को अदर राज्य से लाकर यहाँ पे डंप किया गया। तो पुलिस एक छोटा सा यहाँ से अनुमान लगाती है। आखिरकार दोस्तों होता भी ऐसे ही है, एक वाइट कलर की कार आसपास की एक होटल होता है जहाँ पर बॉडी डंप की गई थी करतारपुर में, वहीं के आसपास एक होटल होता है, उसी में ही एक गाड़ी कैप्चर हो जाती है। क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वहाँ पर एक उनको फुटेज मिलती है कैमरे के थ्रू, जिससे कि एक वाइट कलर की गाड़ी वहाँ पर कैप्चर हो जाती है। और जब लोगों से पूछताछ की जाती है उन्होंने भी ये बताया था कि यहाँ पर ये गाड़ी करीबन यहाँ से 3 से 4 बार देखी गई है। फिर वे यहाँ से क्या करते हैं उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं तो उस कैमरे में नंबर प्लेट क्लियर नहीं आती। तो वे क्या करते हैं जहाँ से वो गाड़ी आई थी यानी कि दिल्ली एक्सप्रेसवे से यहाँ से आई थी तो वे टोल पे जाके वे सीसीटीवी फुटेज को निकालते हैं। तो आखिरकार उस गाड़ी की आइडेंटिफाई हो जाती है, वो नंबर प्लेट भी वहाँ पर क्लियर आ जाती है। जो भी नंबर प्लेट का नंबर होता है उसको आरटीओ ऑफिस में दिया जाता है, जिससे कि नाम से एक गाड़ी है। आखिरकार दोस्तों उसको पता चल जाता है दिल्ली की रहने वाली सुप्रिया के नाम से ये गाड़ी थी। अब कार का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद बॉडी की जो यहाँ से फ़ोटो ली गई थी वो भी थाने में सर्कुलेट कराने के बाद आसपास के जो भी दिल्ली के थाने होते हैं उनमें सर्कुलेट किए जाते हैं फ़ोटो को। आखिरकार दोस्तों एक गुमशुदा की रिपोर्ट सेम टू सेम उस फोटो से मैच की जाती है और ये पता चलता है कि ये रिपोर्ट जिसने लिखवाई है वो गांधीनगर के एक करीबन यहाँ से 50 से 60 साल के आदमी है, जिसने रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले ही लिखवाई थी, वारदात होने से पहले यानी कि 14 मार्च 2022 को। तो इस तरह होने के बाद जो भी नंबर वगैरह दिया था उनको कॉल किया जाता है, थाने में बुलाया जाता है, उनसे फ़ोटो की जो भी यहाँ से आइडेंटिफिकेशन होती है उनसे पहचान की जाती है।
आखिरकार दोस्तों जो शख्स होता है वो इस फ़ोटो को यहाँ से पहचान जाता है। ये तो प्रूफ हो चुका था कि ये बॉडी गांधीनगर की रहने वाली, जिसका नाम होता है दोस्तों प्रियंका खत्री। अब ये तो पता चल गया था कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि प्रियंका खत्री, जो पेशे से एक टीचर होती है, जो घर पे जा जाकर सबको, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन वगैरह देती थी। इसी से उसका घर गुजारा चलता था। तो आखिरकार ये तो पता चल गया था कि ये बॉडी प्रियंका खत्री की है, जो दिल्ली की गांधीनगर की रहने वाली है। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था, अब ये पता लगाना और ज़रूरी था कि ये गाड़ी यहाँ पर कैसे देखी गई। इसी नहीं, क्या पता इसी गाड़ी में लाके इस बॉडी को यहाँ पे डंप किया गया हो। आखिरकार दोस्तों जिसके नाम पर ये गाड़ी थी वो सुप्रिया के नाम से होती है। उसके एड्रेस को निकाला जाता है। पुलिस जो दिल्ली पुलिस होती है उनके एड्रेस पे जाती है, मकान पे, जो करीबन यहाँ से इनके घर से जो गांधीनगर होते हैं उसी के आसपास की रहने वाली थी। वहाँ पे जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है। जो सुप्रिया होती है वो ठीक जो भी उनके यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, पुलिस वालों के नॉर्मली क्वेश्चन थे हुए पूछते हैं। आखिरकार दोस्तों 15 से 20 मिनट बाद जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं पूछताछ करके वो वहाँ से चले जाती है। चले जाने के बाद जो सुप्रिया होती है तुरंत अपने पति को फ़ोन मिलाती है, जो कपिल गुप्ता होता है। पेशे से दोस्तों कारोबार उनका बहुत अच्छा था, पैसे वैसे भी उन पे ठीक थे। आखिरकार दोस्तों उनसे बात की जाती है। ये सब होने के बाद जो लड़की के पिता होते हैं, जो प्रियंका खत्री के पिता होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, क्या ये सुप्रिया को आप जानते हो, ये गाड़ी आप जानते हो? तो वे बता देते हैं कि ये हमारे पास की रहने वाली सुप्रिया है, जिनके पति का नाम यहाँ से कपिल गुप्ता है और उनका एक छोटा सा लड़का है। वे सारा आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि उनके घर पर जो प्रियंका खत्री होती है उनके लड़कों को ट्यूशन पढ़ाती थी। करीबन दोस्तों 10 साल तक उनके पास ही वो ट्यूशन पढ़ाती थी। सारा आइडेंटिफिकेशन होता है तो पुलिस होती है वो धीरे धीरे छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ना स्टार्ट कर देती है। आखिरकार दोस्तों जो पुलिस होती है अब की बार सुप्रिया के घर पे नहीं जाती, बल्कि उनको ही थाने बुलाया जाता है, उसके पति और सुप्रिया के साथ। तो वे दोनों को थाने बुलाया जाता है। करीबन शाम के 7 बजे वे पुलिस थाने में आते हैं। पुलिस से उनसे पूछताछ की जाती है कि प्रियंका खत्री को आप जानते हो? तो वो बता देते हैं कि हाँ, हमारे लड़के को करीबन 9 से 10 साल तक उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया है, पर अचानक से वे गायब हो चुकी, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर वे क्या करते हैं, फ़ोटो, जो गाड़ी की फ़ोटो तो उनको दिखाते हैं कि ये गाड़ी आपकी है ना, क्योंकि नंबर प्लेट वगैरह जो भी गाड़ी है वो रजिस्टर आपके नाम पे ही है। वो बता देते हैं कि ये हमारी गाड़ी है, पर हमने किसी भी तरह की कोई भी घोटाला नहीं किया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पुलिस हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने वाली है। अब पुलिस थोड़ा तो नॉर्मली उनसे पेश आती है, पर बाद में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती है और उनसे सख्ती करती है और कपिल से तगड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है। दोनों को अलग अलग कैबिन में पूछताछ की जाती है। आखिरकार दोस्तों कपिल अपना मुंह खोल देता है, वो सारा बता देता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि मैंने किया है। जो कपिल ने पुलिस को बताया वे भी कहीं ना कहीं हैरान रह चुके थे। उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। करीबन दोस्तों यहाँ से 6-7 साल पहले प्रियंका खत्री होती है, वो घर घर जाकर यहाँ से ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। इसी तरीके से दोस्तों जो कपिल गुप्ता है उनका एक लड़का होता है 10 से 12 साल का, उनके लड़के को भी यहाँ से करीबन पढ़ाते पढ़ाते उसको 6 से 7 साल गुजार जाते हैं। पर उन्हीं में ही दोस्तों 1 से 2 साल पहले जैसे वो पढ़ा रही थी, तो जो कपिल गुप्ता होता है और प्रियंका खत्री होती है, उन दोनों के बीच में थोड़ा यहाँ से कनेक्ट हो पाता है, क्योंकि जो प्रियंका खत्री होती है वो बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों सुंदर होने के साथ साथ वो थोड़ी मेडिसिन लेती थी सुंदर होने के लिए, जो और कोई नहीं बल्कि उसका खर्चा कपिल गुप्ता ही उठाता था, क्योंकि 1-2 साल के अंदर ही वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। होटल में खाना, बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना, ये सब घुमाना फिराना, वो सारा और कोई नहीं बल्कि वही खर्चा कर रहा था कपिल, क्योंकि वो उसके पास इतना पैसा था, वो कारोबार अच्छा था उनका। जो उसकी मेडिसिन वगैरह होती है सुंदर होने की, क्योंकि वो सुंदर बहुत थी, सुंदर होने के लिए वो मेडिसिन वगैरह खाती थी, उसका खर्चा भी और कोई नहीं बल्कि कपिल गुप्ता ही उठाता था। ये सब होने के बाद करीबन 6 से 7 साल तक ऐसे ही गुजर जाते हैं और उन्हीं बीच में करीबन उन्हें उसके ऊपर, प्रियंका खत्री के ऊपर 40 से 50 लाख तक उसने यहाँ से खर्च कर दिए थे। ऐसे करते करते करीबन 3 साल और गुजर जाते हैं, क्योंकि वो 29 साल की थी प्रियंका खत्री और उससे करीबन 10 साल बड़ा था। तो ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं। अब दोस्तों ट्विस्ट आता है बाद में, प्रियंका गुप्ता होती है वो उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाने लगती है, क्योंकि उसको पता था शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है। वो कहती है कि यार तुम मुझसे सेकंड शादी कर लो, किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम मुझे बाहर रखना, और अंदर तो तुम्हारी पत्नी ऑलरेडी है ही। तो वो इसी तरीके से वो उसको फोर्स करती है, पर कपिल गुप्ता होता है भी सब चीज़ के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि यार ऐसी चलने दो ना, क्योंकि जो चल रहा है वो सही हो रहा है। अब आपको बताता हूँ
प्रियंका अनमैरिड थी, पर उसकी जब भी यहाँ से बात चलती थी शादी वगैरह की तो वो किसी न किसी बहाने से कपिल को फ़ोन कर झूठी बातें बताकर वो रिश्ता अपना तुड़वा देती थी। यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो कपिल के साथ ही सेटल होना चाहती थी। पर कपिल होता है वो इन चीज़ों के लिए यहाँ से राज़ी नहीं होता है, वो एक्सेप्ट कर देता है कि यार मुझे इन चीज़ों में नहीं करना, पर जैसे चल रहा है चलने दो। आखिरकार दोस्तों, क्योंकि उनमें 10 साल का तो संबंध था ही, जो होना था उनके बीच में शारीरिक फिजिकल जो भी होना था उनके साथ संबंध हो चुके थे। आखिरकार दोस्तों उसके पास एक वीडियो होती है जिससे कि उसको फोर्स करती है, आखिरकार उसको ब्लैकमेल भी करने लगती है उस वीडियो के थ्रू कि यदि तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारी मैं वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी। तो आखिरकार वो उसको जिद करने के साथ साथ उसको ब्लैकमेल भी करना स्टार्ट कर देती है। वो 50 लाख तक की मांग करते हैं कि यदि तुमने मुझे 50 लाख नहीं दिए मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और तुम्हारी जो वीडियो है वो तुम्हारी पत्नी को भी नहीं दिखाओगे। यदि तुमने नहीं दिए तो तुम्हारी वीडियो है वो सारी मैं तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी, जो होगा बाद में देखा जाएगा। आखिरकार दोस्तों ये सब होने के बाद वो कपिल इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपनी पत्नी को सारी बात जाके बता देता है कि यार इस तरीके से हमारे बीच में संबंध आ चुके थे और यूँ मुझे ब्लैकमेल कर रही है 50 लाख के लिए। दोस्तों उसकी पत्नी होती है, पहले तो उस पर गुस्सा करती है, पर आखिरकार उसको पति था, कहती भी तो करती क्या, आखिरकार वो उसकी बात राजी हो जाती है। वे दोनों के दोनों उसको करने का प्लान बनाते हैं 16 मार्च 2022 को। जो भी होगा देखा जाएगा, हम इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये वीडियो वायरल कर देगी और जो भी होगा हमारे बीच में वो सारा का सारा पूरे भारत को पता चल जाए, पूरी इंडिया में वायरल हो जाएगी। वे क्या करते हैं, प्लान के मुताबिक 16 मार्च को प्रियंका गुप्ता ATM पर पैसे निकालने के लिए जाती है। जैसे ही वो गाड़ी लेके आता है, गाड़ी में उसको देखती है तो यहाँ से कपिल गुप्ता ही बैठा है वहाँ पे, तो वो अगली सीट पे बैठा देती है, पर उसको ये नहीं पता था कि उसकी बैक सीट पर उसकी पत्नी भी बैठी है। जैसे ये सब हो जाता है वो तुरंत गाड़ी को लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद उस पर तेज़ म्यूज़िक बजाया जाए ताकि वो चिल्लाए तो किसी को पता भी ना चले। वो तुरंत अपनी गाड़ी को दिल्ली से राजस्थान को कनेक्ट करने वाली हाईवे पे गाड़ी को उतार देता है और उनको 2 साथी होते हैं, यानी कि जो उसके नौकर होते हैं, उनको भी बिठा लेता है ताकि ये सब काम प्लानिंग से हो सके, किसी को पता भी ना चले। आखिरकार चलती गाड़ी में वे उसका गला घोट देते हैं जिससे उसकी सांसें थम जाती है और आखिरकार दोस्तों जो होना था वो हो चुका होता है। फिर वे क्या करते हैं, राजस्थान के अलवर में जाके तारापुर में उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, जहाँ पे शुरू में मैंने आपको बताया था। इस तरीके से सारा जो प्लान होता है वो बहुत ही साजिश से रचा गया था अपनी पत्नी के थ्रू, जिससे कि जो भी वारदात हो वो सारी की सारी हमारे ऊपर ना आए। आखिरकार जो पुलिस होती है वो सारा का सारा पर्दा फाश कर देती है और जो भी ये मियाँ बीवी होते हैं दोनों फंस जाते हैं अपने ही जाल में। आखिरकार दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। और दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, प्रियंका खत्री ने जो कुछ भी किया वो क्या सही था, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। ये वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी कन्वेम से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर एंड बाय।